आज के सेशन में हम आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? स्टार्ट करें फिर हमारे अगले 10 मिनट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। और बहुत शायद आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जब इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो ये कंफ्यूजन उनके दिमाग में भी आता होगा, लेकिन आज के बाद, इस सेशन के बाद वो कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक क्या है बच्चे? टॉपिक थंबनेल पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। दो टर्म शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी हुई है, GHG और आपका GWP। तो पहले GHG पे फोकस करते हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, ठीक है? देखो, ग्रीन हाउस गैस पढ़ने से पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको मालूम होना चाहिए, है ना। बहुत बेसिक सा है, शायद आप लोगों ने सुना भी है, पढ़ा भी है, समझा भी इसे। तो बेसिकली पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके चारों ओर जो गैसें होती हैं वो हीट को क्या कर लेती हैं? सोख लेती हैं, उसको जो है रोक लेती हैं, ठीक है। जिसके कारण पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है। अब ये जो फिनोमिना है वो नेचुरल फिनोमिना है ना, मतलब हमने नहीं किया है, ये एक नेचुरली प्रोसेस है। लेकिन इस प्रोसेस को हमने अपने क्रियाकलापों से, अपनी एक्टिविटीज से इनहेंस कर दिया है। हमने इन ग्रीन हाउस गैसेस को, जिनके अंदर ये टेंडेंसी होती है सोलर रेडिएशन को रोकने की, उन गैसेस को हमने बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया है, जिसके कारण जितना रेडिएशन नहीं रोका जाना चाहिए था ये उतना रोक देती है, ठीक है। तो याद रखो बच्चे कि अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकने का जो काम करती है ना, या फिर ये जो काम हो रहा है, ये जो आपका प्रोसेस है, उसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। और जो गैसेस ऐसी टेंडेंसी रखती हैं, जो गैसेस ये काम करती हैं, उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसी को अलग अलग तरीके से आपको पूछा जाता है। अच्छा, ये काम कैसे करती हैं? जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो बेसिकली क्या काम करती हैं? वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं जाने वाले इंफ्रारेड रेडिएशन को, जो अवरक्त विकिरण है उसको रोक लेती है, उसको ट्रैप कर लेती है पृथ्वी के एनवायरनमेंट में, ठीक है। जिसके कारण जो पृथ्वी का जो वातावरण है वो गर्म हो जाता है। और अगर बच्चे हम बात करें, अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस ना हो, हमारे वायुमंडल से इस तरीके की गैसेस को अगर हम हटा दें, तो हमारा जो टेम्परेचर है, जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है ना। तो ये जरूरी भी है, क्योंकि लाइफ पॉसिबल तभी हो पाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जितना हमें टेम्परेचर चाहिए वो यहाँ पे मेंटेन रहता है, एक बैलेंस बनता है। इसी के कारण जो है यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। इसी के कारण जो है आपके बहुत सारे प्रकार के क्रिएचर्स यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर ये गैसेस नहीं होती तो पृथ्वी का जो आपका टेम्परेचर है वो -18 डिग्री तक, जो 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा हो जाएगा, मतलब कि बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी पृथ्वी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस भी आपको याद रखना है कि ग्रीन हाउस एमिशन का इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद बात करते हैं इन गैसेस की। जो गैसेस कंट्रीब्यूट करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने में, वो गैसेस जिनके अंदर ये टेंडेंसी है, जिनके अंदर ये पावर है कि वो इंफ्रारेड रेडिएशन को सोख लेती हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देती हैं। तो उसमें सबसे पहले नाम आता है बच्चे आपका हीरो गैस है, ये CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हीरो गैस क्यों है? क्योंकि CO2 जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे जो प्रोड्यूसर्स है, हरे पौधे हैं, उनके लिए, क्योंकि वो CO2 की मौजूदगी में ही तो खाना बनाते हैं, है ना। CO2 नहीं होगा तो obvious सी बात है कि वो सिंथेसिस करके अपने लिए खाना नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो CO2 जो है आपकी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। और इसका जो सोर्स है, मतलब कहाँ से आती है, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है। जब फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन जलाया जाता है, वहां पे प्रोड्यूस होती है। डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ों की कटाई है, वहां से प्रोड्यूस होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, यहाँ से जो है आपका CO2 एमिट होती है। फिर आपका आता है बच्चे मीथेन, CH4 जिसे हम कहते हैं। CH4 आपके कहाँ से आता है? पशुओं की पाचन क्रिया से आता है, ठीक है। कृषि, धान के खेत, पशुपालन और कचरा भराव क्षेत्र, जहां पर लगभग ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, वहां से बच्चे आपकी गैस जनरेट होती है, ठीक है। एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज होती है वहां से होती है, लाइव स्टॉक से जो है आपका ये गैस प्रोड्यूस होती है। तो अधिकतर जो चीजें हैं इसमें वो है नेचुरल चीजें, है ना, वहां से जो है आपकी CH4 प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद है आपका N2, नाइट्रस ऑक्साइड इसे कहा जाता है।
ये कृषि उर्वरक है ना, जो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं वहां से आता है। जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है वहां से जो है आपकी गैस बनती है N2, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद आती हैं आपके फ्लोरिनेटेड गैसेस, जिनको एफ गैसेस भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें आपका PFC है, इसमें आपका SF6 है, इसमें आपका HFC है। तो बेसिकली ये गैसेस इस्तेमाल होती है रेफ्रिजरेशन के लिए, कूलिंग के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो रेफ्रिजरेशन और AC में जो है आपका ये गैसेस इस्तेमाल होती है, लेकिन ये मानव निर्मित गैसें हैं, याद रखना बच्चे, ठीक है। इंसान के द्वारा बनाई गई गैसेस है, क्योंकि ये कूलिंग के काम आती है। तो कूलिंग जो है आपका वही रेफ्रिजरेशन में होता है, AC में होता है, एयर कंडीशनर्स में होता है ना। तो इसको बच्चे आपको याद रखना है कि ये मेन क्या है, आपके ग्रीन हाउस गैसेस है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, वो आता है कंट्रीब्यूशन का। यहाँ पे जो है बच्चे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कि कंट्रीब्यूशन, अगर हम कह रहे हैं कि किस गैस का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, तो बेसिकली जब हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं ना, वो होता है आपका उत्सर्जन की मात्रा पर, कौन सी गैस कितना उत्सर्जित हो रही है। तो फिर सी बात है कि जो ज्यादा होगी, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, वो ज्यादा इफेक्ट करेगी, है कि नहीं। अगर मात्रा ज्यादा है, उत्सर्जन ज्यादा है, तो वो ज्यादा प्रभाव उत्पन्न करेगी। अगर मात्रा कम है तो वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ठीक है। तो ये जो आपका परसेंटेज दिया जाता है, या फिर ये जो कंट्रीब्यूशन वाला जो आप लोग देखते होंगे, ये जो कैटेगराइजेशन दिया रहता है, वो बेसिकली होता है आपका वॉल्यूम, है ना, उत्सर्जन की मात्रा पे, कि कौन गैस कितना उत्सर्जित होती है। तो उसमें आपका सबसे पहले आता है CO2 का, लगभग 76% जो कंट्रीब्यूशन है वो है आपका CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद जो है आपका CH4 है, 16% करीब है, और आपका N2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वो आपका 6% करीब है। और अभी जो रिसेंट रिपोर्ट है आपकी, वो बताती है कि जो फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं, इसमें आपका CFC भी आ जाता है, वो लगभग आपके 2% ही रह चुकी है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन थी, उसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया समताप मंडल में। जो O3 है, यानी कि ओजोन की जो लेयर है, उसे नुकसान पहुंचाया। तो इसके लिए इसके बाद जो है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद जो है इस गैस को एक तरीके से बंद करना स्टार्ट कर दिया गया, है ना, बैन कर दिया गया। तो अभी आज की डेट में जो है इसके सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल किए जाते हैं, इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो पृथ्वी में आज की डेट में इसके उत्सर्जन की अगर हम रेट की बात करें, तो बहुत कम इसकी उत्सर्जन दर है। इसीलिए वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो है आपका ये सबसे कम कंट्रीब्यूशन करती है, लगभग जो है आपका 2% करीब, ठीक है। याद रखो बच्चे, ये सिर्फ बात हो रही है उत्सर्जन की मात्रा के आधार पे, कि कौन सी गैस कितना प्रोड्यूस हो रही है आज की डेट में हमारी अर्थ के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर, है ना। तो उसमें आपका CO2 सबसे ज्यादा आता है। और दूसरी बात कि जो आपका उत्सर्जन हम बात कर रहे हैं, मतलब कि कौन इसे एमिट कर रहा है, इंसानी क्रियाविधि, है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो जनरेशन हो रहा है इन गैसेस का, उसी के बेस पे जो है आपका ये परसेंटेज भी दिखाया जाता है। मतलब कि हमने प्रोड्यूस किया है इनको इतना, ठीक है। तो ये थोड़ा समझना, मतलब नेचुरली नहीं है ये है आपका ह्यूमन एक्टिविटी के बाद में, ह्यूमन एक्टिविटीज के बाद में इन गैसों को हम जितना जनरेट कर रहे हैं, जितना इनका उत्सर्जन कर रहे हैं, उसी के आधार पर बच्चे आपका ये काम हो रहा है, ठीक है। एक और चीज याद रखो, और शायद आप लोगों ने सुना भी होगा कि वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प जो है वो तो CO2 से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन वाटर वेपर जो है वो हमारे जनरेशन में नहीं आता है, हमारे जनरेशन यानी कि मानव निर्मित में नहीं आता है बच्चे। जलवाष्प सबसे प्रचुर प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इसे मानव जनित उत्सर्जन में नहीं गिना जाता है, इसीलिए इस वाले कंट्रीब्यूशन में कभी भी आप लोगों ने वाटर वेपर को नहीं देखा होगा, ठीक है। तो वाटर वेपर वैसे जो है आपका CO2 से भी ज्यादा जो है आपका ये इसकी एबंडेंस है, लेकिन ये आपका क्या है, ये मानव निर्मित नहीं है, ठीक है। ये मानव जनित उत्सर्जन में नहीं आता है, ये नेचुरली बच्चे आपका जनरेट होता है ना। तो सबसे प्रचुर प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है आपका जलवाष्प। उसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, इसे कहा जाता है GWP। आपके थंबनेल में जो दूसरा टर्म है वो यही है बच्चे, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। बेसिकली ये दिखाता है कि कौन सी गैस कितने इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। क्योंकि वो जो टेंडेंसी है गैसों की जो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की, वो भी अलग अलग है। कोई है जो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, कोई है कि जो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती है ना। फिर क्या है बच्चे कि गैसें जो हैं वो हमेशा पृथ्वी में नहीं रहती हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। तो सोचो कि कोई ऐसी गैस जो कि बहुत ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर रही है, और वो ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस भी हो रही है, और फिर वो सालों साल जो है हमारे पृथ्वी पर रहने वाली है, तो वो गैस कितनी ज्यादा हार्मफुल होगी, वो गैस जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट को कितना ज्यादा पैदा करती होगी, है ना। पृथ्वी के लिए जो है वो आने वाले समय तक भी क्या है, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो बेसिकली तीन चीज हम लोग देखते हैं कि जनरेट कितनी हो रही है वो गैस, ठीक है। दूसरा है कि उसमें पोटेंशियल कितना है, इंफ्रारेड रेडिएशन को
रोकने की उसकी क्षमता कितनी, उसकी ताकत कितनी है, ठीक है। और फिर तीसरा आता है उसकी उम्र कितनी है, कि हो सकता है कि क्षमता कम हो और अगले 20 साल में खत्म हो जाए, है ना, तो तब भी हम उसको इतना ज्यादा हानिकारक नहीं मानेंगे, जितना कि अगर वो गैस सालों साल रहने वाली है और उसकी पोटेंशियल भी ज्यादा है तो वो ज्यादा हार्मफुल है ना। तो तीन चीजों को समझो आप, कि वॉल्यूम का मतलब उसका जनरेशन कितना है, कितना उत्सर्जन उसका हो रहा है, दूसरा है कि वो कितना नुकसान पहुंचा सकती है, उसकी टेंडेंसी कितनी है, इंफ्रारेड रेडिएशन को कितना सोख सकती है, और फिर तीसरी चीज है उसकी अपनी लाइफ, अगर ज्यादा लंबे समय तक रहने वाली है तो वैसी बात है कि वो नुकसान करने वाली है ना। तो ये जो आपका GWP है बच्चे, ये पोटेंशियल दिखाता है, और इस पोटेंशियल को दिखाने के लिए एक आधार बनाया जाता है, आधार बनाया जाता है CO2, ठीक है। तो फिर तो कहानी खत्म हो गई ना। CO2 बेसिकली क्या है, ये मोस्ट कंट्रीब्यूशन वाली गैस हम कहते हैं इसको। CO2 को मोस्ट कंट्रीब्यूटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका उत्सर्जन सबसे ज्यादा है, उत्सर्जन दर इसकी सबसे ज्यादा है ना, अलग अलग चीजों से जो है इसका प्रोडक्शन होता रहता है, तो ये जो है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर देती है, इसीलिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक इसको कहा जाता है ना। लेकिन अगर इस पोटेंसी देखोगे इसकी, तो पोटेंसी नहीं है, मतलब जितनी मात्रा में बचे ये है हमारी पृथ्वी के अंदर, अगर इसकी पोटेंशियल भी ज्यादा होती ना, अगर इसकी टेंडेंसी भी ज्यादा होती तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता फिर, है ना। तो अभी तो ज्यादा सीरियस ना लेने की वजह वही है कि GWP इसका कम है, ठीक है। तो GWP को जब मेजर किया जाता है तो आधार माना जाता है CO2 को, है ना, CO2 क्योंकि सबसे कम कहते हैं इसको, कि सबसे कम जो है इसकी पोटेंशियल है, ठीक है। तो देखो परिभाषा कैसे इसको परिभाषित किया जाता है, GWP इज द मेजर ऑफ हाउ मच एनर्जी द एमिशन ऑफ 1 टन ऑफ अ गैस विल एब्सॉर्ब ओवर अ गिवन पीरियड, यूजुअली 100 years, है ना, रिलेटिव टू द एमिशन ऑफ 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इसमें बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को बेस माना जाता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का जो 1 टन है ना, मतलब CO2 अगर 1 टन CO2 है वो कितना ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्सॉर्ब करती है, और उससे कंपेयर किया जाता है फिर बाकी गैसों से, कि 1 टन अगर मीथेन होगी तो कितना एब्सॉर्ब करेगी, अगर 1 टन नाइट्रस ऑक्साइड होगी तो कितना एब्सॉर्ब करेगी, अगर 1 टन CFC होगी तो कितना एब्सॉर्ब करेगी अगले 100 सालों में, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन भी होता है, बताया था ना कि लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 100 सालों में कोई भी गैस उसकी 1 टन मात्रा कितना इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्सॉर्ब करती है, उसी चीज को जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी क्या है कि CO2 के साथ में कंपेयर भी हो रहा है, दूसरा जो है उसकी लाइफ साइकिल भी इसमें इंक्लूड है, कि कितने साल तक ये रहने वाली है, अगले 100 साल तक कितना नुकसान पहुंचाने वाली है, ठीक है। तो इस सब में जो बच्चे आपका जो है GWP मेजर किया जाता है। GWP ये मेजर करता है कि कोई विशेष गैस 100 सालों की अवधि में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कितनी अधिक ऊष्मा को, यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन को सोख सकती है, ठीक है, ये बच्चे याद रखना। अच्छा, इसमें आपका CO2 को क्या माना जाता है, रेफरेंस गैस माना जाता है, इसीलिए GWP अगर हम CO2 का देखें तो उसका जो है 1 होता है, याद रखना। पूछा जाएगा CO2 का GWP कितना है, तो इसे रेफरेंस गैस माना जाता है, इसीलिए जो है इसका क्या होता है 1 होता है, ठीक है। बाकी जो है इसके बाद आता है, मतलब कि बाकी जितनी होंगी सारी की सारी जो ग्रीन हाउस गैसेस होंगी उनका GWP इससे ज्यादा ही होगा, ठीक है। क्या होगा, इससे ज्यादा होगा। ये देखो बच्चे टेबल, इसको थोड़ा देख लो, है ना। ये जो है अभी रिसेंट मैंने डेटा लिया है, ये 100 years के लिए जो है आपका किसी भी गैस का GWP कितना हो सकता है वो जो है आपका दिखाता है। तो सबसे पहले जो है आपका बच्चे CO2 है, इसको तो रेफरेंस ही माना गया तो 1 है ना। अब जो है देखते हैं मीथेन का। मीथेन आती है आपकी, ये है लगभग 28 से 30, इसका GWP है 28 से 30 गुना, किसके कंपैरिजन में, CO2 के कंपैरिजन में। फिर आता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, इसका देखोगे तो N2 है 273, 200 गुना, किसके कंपैरिजन में, CO2 के कंपैरिजन में। फिर है आपका CFC में ज्यादा जो नुकसान पहुंचाने वाली वो CFC12 है ना। इसका जो है आपका देख रहे हो लगभग 10,000 गुना, 10,000 गुना, ठीक है। फिर आता है आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जो कि सबसे मतलब नुकसानदायी है, बहुत ही ज्यादा पोटेंट होती है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है, लगभग 25,000 गुना, लगभग 25,000 गुना। लेकिन इनका क्या है कि ये बहुत ज्यादा हानिकारक है, तो इनकी जो है मात्रा भी कम है। इनकी कहानी क्या है बच्चे, कि हानिकारक तो है, पोटेंट तो बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली अगर CO2 के साथ में कंपेयर किया जाए तो, है ना। लेकिन इनकी मात्रा भी कम है। इनकी मात्रा भी मैंने आपको दिखाई थी, लगभग जो है आपका 2% रह गया है। क्यों रह गया है 2%, क्योंकि उत्सर्जन इनका इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जो है दूसरे प्रकार के इन्वायरमेंटल इश्यूज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ये जो है आपका समताप मंडल पे जाते हैं, वहां पे तबाही मचाते हैं, O3 को ब्रेक करना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए जो है इनको प्रोड्यूस ही नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कहानी को समझो कि इनकी पोटेंसी ज्यादा है,
तो अच्छा ही है कि इनका उत्सर्जन कम है ना। अगर इनका उत्सर्जन ज्यादा हो गया, अगर हो जाएगा, तो वो जो है बहुत ज्यादा तबाही मचा देंगे। अगर CO2 के साथ में कंपेयर करोगे तो बच्चे 10,000 और 25,000 गुना जो है आपकी क्या है, ज्यादा पोटेंट है। तो ये टेबल भी आपको याद रखनी है। ये है आपका GWP फॉर 100 ईयर, 100 साल के लिए कितना नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, 100 साल के लिए कोई भी इनमें से कोई भी गैस है, उसका जो 1 टन मात्रा है वो कितना नुकसान पहुंचाएगा एज कंपेयर टू CO2, उसको जो है इस टेबल में दिखाया गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोनों तीनों चीजें जो है आपकी सही होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से जनरेट होगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यानी कि GWP सबसे ज्यादा है। तो ये तो सिंपल सा बनी है, टेबल हमने पढ़ी थी अभी। टेबल में हमने देखा था CO2 तो सबसे कम है, मीथेन उसके बाद में है, नाइट्रस ऑक्साइड उसके बाद में है, फिर आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, लगभग 25,000 गुना जो है ज्यादा पोटेंट है। ठीक है, ये हमने देखा, सिंपल सा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है आपके लिए छोड़ते हुए जा रही हूं मैं, कुल वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में किस गैस का प्रतिशत योगदान सबसे ज्यादा है। देखो भाई, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है और आपका CFC है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड है ना। चलिए, अब यहाँ पे तो उत्तर हो गया है, आपके लिए कुछ बचा नहीं है देने के लिए। लेकिन अगर आपके पास में कोई डाउट है, अब क्वेश्चन जो है इस तरीके से भी आपका बनता है, जैसे कि लास्ट ईयर भी आपका बना था, RRB JEE CBD 2 में बच्चे आपका क्वेश्चन बना था। ये टेबल में आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछा था एग्जामिनर ने, कि निम्नलिखित में सबसे प्रभावशाली है ना, या फिर सबसे कम प्रभावशाली गैस कौन सी है। तो याद रखो कि जब प्रभावशाली वो पूछ रहा है, इफेक्टिवनेस अगर वो पूछ रहा है, तो इफेक्टिवनेस में जो है ये तीनों चीजें आ जाती हैं। फिर ठीक है, उसकी उत्सर्जन दर कितनी है, वो कितनी पोटेंट है ना, और वो उसकी जो लाइफ साइकिल है वो कितनी है। तो अगर तीनों के हिसाब से हम देखेंगे ना, तो सबसे कम प्रभाव तभी जो है आपका किसका है, नाइट्रस ऑक्साइड का है। याद है लास्ट अभी PYQ मैंने आपको करवाए थे, तो वहां पे आपका क्वेश्चन आया था और आंसर जो है RRB ने भी दिया था, N2 है। एक बच्चा कह भी रहा है मुझे कि मैम गलत दिया हुआ है ना, लेकिन गलत नहीं है बच्चा। जब इफेक्टिवनेस देखा जाता है तो उसमें आपकी तीनों चीजें देखी जाती हैं, है ना। उनकी अपनी लाइफ, किसी पर्टिकुलर गैस की उत्सर्जन मात्रा कितना, उसका वॉल्यूम है, उसकी अपनी लाइफ कितनी है, और वो कितनी GWP वाली है, कितना उसके अंदर पोटेंशियल है। तो तीनों के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो इफेक्टिवनेस में जो है आपका सबसे कमजोर पड़ जाती है नाइट्रस ऑक्साइड, क्योंकि मात्रा कम है इसकी बेसिकली, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इफेक्टिवनेस में जो है आपका N2 आ जाती है। और अगर हम उसकी बात करें कि सबसे ज्यादा किसका है, तो मात्रा बहुत ज्यादा है CO2 की, इसीलिए जो है आपका ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है ना, सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर है। इफेक्टिवनेस में भी जो है आपका यही आपके पहले नंबर पे रहेगी। फिर जो है आपका GWP आता है। तो GWP में जो है कुछ बच्चे कहेंगे कि मैडम SF6 आएगा, CFC आएगा, क्योंकि दोनों ही जो है आपके 10,000 25,000 गुना जो है आपके खतरनाक है। तो आपको बच्चे ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में जो है अगर आपका CFC दिया रहेगा तो वैसी बात है कि CFC आपका आंसर होगा। अगर CFC भी दिया रहेगा और SF6 भी दिया रहेगा तो SF6 ही जो है आपका आंसर होगा, है ना। तो याद रखो कि दोनों में आपका डिफरेंस क्या है, एक आपका 10,000 गुना ज्यादा है और एक आपका जो है 25,000 गुना ज्यादा पोटेंट है ना। तो इतना जो है आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपको वहां पे अपना दिमाग चलाना है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, सारे के सारे आपस में उलझे हुए हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि 3 आधार देखा जाता है ना। कोई भी गैस कितनी हार्मफुल है, कितनी खतरनाक है, उसके पीछे जो है 3 रीजन हो सकते हैं। तो उन्हीं 3 रीजन के बाद जो है आपका ये क्वेश्चन बनता है और उसका फिर आपको आंसर करना होता है। बाकी बच्चे इसी तरीके के जो कॉन्सेप्ट है उनको अगर आपको डाउट क्लियर करना है या फिर थ्योरी भी पढ़नी है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, तो आजकल जो है आपका लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है नॉन टेक्निकल का, जिसमें कि आपका एनवायरनमेंट है, कंप्यूटर है, साथ में जो है आपका GK भी है, करंट अफेयर्स भी है और साइंस भी आपका यहाँ पे मिलेगा। तो पूरा का पूरा जो 50 नंबर है आपका CBD 2 के लिए वो आपका प्रिपेयर यहाँ से हो जाता है। अगर इन्वायरमेंट और कंप्यूटर अलग से पढ़ना चाहते हो, थ्योरी पढ़ना चाहते हो, प्रैक्टिस उसकी अलग से करना चाहते हो, आपने GK पढ़ा हुआ है, आपने साइंस पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन होगा कंप्यूटर और इन्वायरमेंट वाला कोर्स, ठीक है। और अगर तीसरे टाइप के स्टूडेंट जो हैं बेचारे, जो सफर कर रहे हैं, बहुत मतलब संघर्ष तो होता है सभी की लाइफ में, लेकिन जॉब करते हुए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बच्चे आपका ये है आपका इन्वायरमेंट की ई बुक, है ना। लेक्चर देखने का समय नहीं है, सिर्फ मैडम वो चीज दे दो मुझे जिसमें कि मैं पढ़ करके, है ना, थ्योरी पढ़ करके या फिर PDF पढ़ करके मेरा हो जाएगा, तो वो बच्चे आपका ये ऑप्शन हमने क्रिएट किया है आप लोगों के लिए, इसको भी आप लोग देख सकते हो। चलिए फिर अब जो है आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। एक कोशिश जो है, आई होप मैं इस कोशिश में कामयाब होंगी कि एक डाउट जो आपके दिमाग में होगा GWP को लेकर के, ये जो आपके GHGs हैं, है ना, ये जो है आपका क्लियर हुआ होगा। और अब अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप गलत करके नहीं आओगे, ठीक है।
चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बढ़ते रहिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।